नमस्कार दोस्तों, मैं राजरोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि NTPC एवं ग्रुप डी जैसे या SSC और ऑल अदर एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। वह आवृत्ति जो मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कि वैसी फ्रीक्वेंसी विच नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारी कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकती है। तो क्या इस लिमिट के अंदर में कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस लिमिट के बाहर है? तो 50 हर्ट्ज इस लिमिट के अंदर है, 4000 हर्ट्ज भी इस लिमिट के अंदर है और 5000 भी इस लिमिट के अंतर्गत आता है। लेकिन ऑप्शन डी 40,000 हर्ट्ज इस ऑप्शन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि यह हाईएस्ट पीक से भी दुगना हर्ट्ज को ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। 20 हर्ट्ज के नीचे वाले को हम अप श्रव्य ध्वनि कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है, The kinetic energy of two bodies of mass 16 kg and 36 kg is equal. The ratio of their velocity is, यानी कि 16 kg तथा 36 kg के दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, तो उनके वेगों का अनुपात यहाँ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि m द्रव्यमान का कोई वस्तु v वेग से गति कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। यहाँ दो वस्तुएं, चूंकि यहाँ दो वस्तुएं हैं, एक 16 kg एवं एक 36 kg की है और इन दोनों का ही v यानी कि वेग का अनुपात निकालना है। हम दोनों वस्तुओं का वेग निर्धारण कर लेते हैं, पहले वाले का v1 और दूसरे वाले को v2 वेग से डिनोट करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। सूत्र के अनुसार यहाँ हाफ इंटू m यानी कि मास 16 kg और v² यानी v1² इक्वल टू, यहाँ अनुपात निकालना है, इसलिए इक्वल टू देना बहुत जरूरी है। हाफ mv², m है 36 kg और v2² होगा, हाफ से हाफ चला जाएगा, v1² बटे v2², 36/16 होगा। यहाँ स्क्वायर को रूट में लेने से 36 का 6 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 होता है। दोनों को और छोटा करने पर 3/2 होगा, तो v1 बटे v2 3:2 होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है और CGS मात्रक कैलोरी होता है। CGS मात्रक कैलोरी होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। आपसे ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का एक पारदर्शी परत से प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं? यानी जो लाइट हमारी आंखों में एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर करता है, उसका नाम यहाँ पूछ रहा है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और वो उस वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती है, तो सबसे पहले कॉर्निया से गुजरती है, उसके बाद लेंस और लास्ट में रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा कॉर्निया, ऑप्शन ए कॉर्निया। लाइट हमारी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से सबसे पहले इंटर करती है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? उससे पहले हम जान लेते हैं कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और इसके द्वारा एक साल में ट्रेवल की गई दूरी को हम एक प्रकाश ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष कहते हैं और ये दूरी का मात्रक होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी सही रहेगा।
1 ईयर में कितने डिस्टेंस होते हैं, तो 1 ईयर में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो हमने एक साल को सेकेंड में तोड़ लिया है और इसको स्पीड ऑफ लाइट से गुना कर देंगे। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या होता है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक वातावरण मौजूद होता है, एटमॉस्फेयर मौजूद होता है, उसका अपना ऊपर से प्रेशर होता है कि दबाव में गिरावट का कारण होता है कि एटमॉस्फेयर का दबाव ऊपर से पड़ने से यहाँ की हवाएं हट जाती हैं और अचानक हवाएं हट जाने के कारण इस वाले स्थान पे जब दोबारा हवा वैक्यूम को यानी इस खाली वाले जगह को फिल करने जाएगी तो इस वाले जगह पे तूफान आ जाएगी, यानी कि स्टॉर्म इज द राइट आंसर। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट तूफान को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम जान सकते हैं ये बैरोमीटर है। ग्रेजुअली फॉल इन बैरोमेट्रिक प्रेशर द वेदर इज गोइंग टू बी बैड लाइक स्टॉर्मी वेदर और थंडरिंग क्लाउड। अगर ये बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो वह बादल और थंडरस्टॉर्म यानी कि ठनके का सूचना देती है, लेकिन सडन फॉल इन बैरोमीटर प्रेशर हैवी रेन विद द थंडर स्टॉर्म। तो अगर ये अचानक यानी कि ये अचानक सुई नीचे की तरफ आ जाती है तो ये थंडर स्टॉर्म और साथ में हैवी रेन यानी वर्षा को इंडिकेट करती है। और ग्रेजुअली राइज बैरोमीटर प्रेशर गुड वेदर कंडीशन और सनी अ डे। अगर ये मीटर का कांटा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, यहाँ फेयर लिखा है यानी कि वेदर आपका अच्छा रहने वाला है, धूप निकलने वाली है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ दो द्रव्यमान दे रखा है, पहले का वजन 15 केजी और दूसरे का वजन 20 केजी है और इनके बीच की दूरी 20 मीटर है। तो इन दोनों के बीच का बल निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो द्रव्यमान आपस में एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, उस आकर्षण बल का मान F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। यहाँ m1 पहला द्रव्यमान, m2 दूसरा द्रव्यमान और r इन दोनों बीच की दूरी होती है। G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। लेकिन हमें यहाँ इसके वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, यहाँ सीधा सीधी निकाल देना है। g को वैसे ही रहने देना है। m1 15 kg, m2 20 kg और r स्क्वायर यानी 20 के बीच की दूरी 20 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 20 इंटू 20 से चला जाएगा 15 तिया 15 चौके 20, यहाँ 3g बटे 4 आंसर आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं के डैश क्या होता है, यानी अणुओं की गति क्या हो जाती है या उसका द्रव्यमान के साथ क्या होता है? तो जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं के बीच हलचल शुरू हो जाती है, यानी वो कंपन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की हलचल यानी कंपन कम हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पीड डिक्रीज हो जाती है, यानी कि चाल घट जाती है। अगला प्रश्न है, एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 ओम है, यदि वोल्टेज 220 है तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। यहाँ एम्पियर पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि ओम 150 है, वोल्ट है 220। जैसा कि हम जानते हैं ओम के नियम से अनुसार V बराबर IR होता है। यहाँ हमें I निकालना है, यानी कि करेंट निकालना है। तो IR
I बराबर V/R होगा। इस पर मान इनपुट करने से वोल्ट कितना है 220 और ओम कितना है 150। तो ये मोटा मोटी 1.46 एम्पियर के आसपास में आता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंग के लिए एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल फॉर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए एक उदाहरण पूछ रहा है। जैसा हम जानते हैं कि वेव यानी कि तरंगे दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक और ये होता है चुंबकीय तरंग। मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिकल का उदाहरण है साउंड, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यांत्रिक तरंग के लिए एक उदाहरण है साउंड वेव। अगला प्रश्न है कंपित वस्तु की समयावधि 0.02 सेकेंड है, इसकी तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? यानी हर्ट्ज पूछा जा रहा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है A बराबर 1/T। इस सूत्र पर हम वैल्यू पुट करने से 1/0.02 ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो ये 100 हो जाएंगे और नीचे 2 होगा तो 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर। 50 हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू कहने का मतलब है कि सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार से यात्रा करती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊर्जा यानी कि हीट 3 तरीकों से ट्रेवल करती है यानी गमन करती है। पहला है कंडक्शन यानी कि चालन। चालन में क्या होता है कि हम कोई लोहे का रड लेते हैं, पृथ्वी पर एग्जिस्ट कोई भी धातु छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। इसके ऊपर हम एक सिरे को गर्म करेंगे तो जहां गर्म हो रही है उस सिरे का मॉलिक्यूल्स आपस में कंपन करना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी कंपन करना शुरू कर देते हैं और इस स्थिति से धीरे धीरे पूरा छड़ गर्म हो जाता है। इस विधि को हम कंडक्शन या चालन विधि कहते हैं। दूसरा है कन्वेक्शन यानी कि संवहन। संवहन में क्या होता है कि जब हम खाने को खुले में छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद वो ठंडी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि खाने को खुले में छोड़ने से उसके ऊपर से हवा की परतें चल रही होती हैं और जो हवा की सबसे निचली परत होती है जो गर्म खाने से सटकर जाती है, वो गर्म खाने के पास में आने से वो हवा गर्म हो जाती है और जानते हैं कि हवा जब गर्म हो जाती है तो वो हौली हो जाती है और वो ऊपर की ओर गमन कर जाती है। यहाँ से गर्म हवा हटने पर ठंडी हवा ये वापस नीचे आ जाती है और ये भी गर्म खाने के संपर्क में आने से ये भी ऊपर चली जाती है और यही प्रक्रिया बार बार होती है जिसे कि कन्वेक्शन यानी कि संवहन कहते हैं। तीसरी प्रक्रिया है रेडिएशन, जिसे कि हिंदी में विकिरण कहते हैं। इस माध्यम में सूर्य से इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव आती है जो साथ में हीट यानी कि एनर्जी को कैरी करती है जो अर्थ तक ऊर्जा लाने में सहायता प्रदान करती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ फ्लेम चल रही है, इसके अंदर वाले अणु वाइब्रेशन करने लगती हैं और धीरे धीरे वाइब्रेशन करते करते आपस के सारे अणुओं को इसी प्रकार से कंपन करवा कर गर्म करवा देती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि कन्वेक्शन विधि है जिसमें संवहन होता है। उसमें होता है कि आग की तरफ आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर आग लगी है, हवा में जो अणु है वो इधर से इधर घूमते रहते हैं। जो अणु इसके संपर्क में आता है और वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है और ठंडी हवाएं नीचे आती हैं और वे भी गर्म होकर ऊपर चली जाती है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लेकिन तीसरी विधि है वो है रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि। इसमें सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट यानी कि एनर्जी साथ में लाती है।
इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेडिएशन। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर विकिरण माध्यम से आती है। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस लंबाई पूछी जा रही है। तो लेंस का पावर को हम P से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। और यहाँ पूछा जा रहा है फोकल लंबाई, तो फोकल लंबाई को 1/p कर लेंगे। P का मतलब डायोप्टर होता है और डायोप्टर को मीटर में इंडिकेट करते हैं, तो 1/-2 मीटर होगा। राइट आंसर होगा 0.5 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी -0.5 मीटर। अगला प्रश्न है, ऐसा संगठन जिससे 2 या 2 से अधिक सेल लगे हो तो उसे क्या कहते हैं? अरेंजमेंट इन विच 2 और मोर देन 2 सेल्स आर कनेक्टेड। यहाँ सेल्स की बात हो रही है, वो सीधा सीधी बैटरी से बात कर रही है, बैटरी के बारे में। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? कहने का मतलब है, जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम यानी डेंसर, सघन माध्यम यानी डेंसर से रेयर यानी कि विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस दिशा की ओर मुड़ जाती है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सघन में मान लेते हैं पानी, क्योंकि पानी हवा के मुताबिक ज़्यादा गाढ़ा यानी सघन होता है, और विरल में हम वायु को मान लेते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब पानी की तरफ से यानी सघन माध्यम की तरफ से किरण से रेयर माध्यम की तरफ प्रकाश आती है तो उसका कुछ इस प्रकार से लाइट जाना चाहिए था, लेकिन वो केंद्र से दूर की ओर भाग रही है। और जब भी कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। यह राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड अप, अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के माध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? कोई भी मिरर हो, वो अवतल हो या उत्तल हो, इसके रिफ्लेक्टिंग पॉइंट के मध्य में जो एक बिंदु होता है इसे पोल यानी ध्रुव कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 300 ग्राम की खिलौना कार 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है तो उसका संवेग क्या होगा? अगर कोई वस्तु m द्रव्यमान से भी वेग से चलती है तो उसका त्वरण होगा mv। यहाँ वैल्यू इनपुट करने से पहले ऑप्शन की तरह देख लेंगे कि यहाँ क्या मांग रहा है। तो यहाँ केजी मांग रहा है और यहाँ खिलौने का वजन ग्राम में दे रखा है, तो 300 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.3 केजी। अब यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, 0.3 केजी इंटू वी कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ हो जाएगा 3 केजी मीटर पर सेकेंड। 3 केजी मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग गाड़ियों में डिस्टेंस कवर यानी दूरी की मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में प्रवेश करने वाला प्रकाश की समानांतर किरणें हमेशा डैश की ओर केंद्रित होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की ओर केंद्रित होती है। जैसा कि आप तस्वीर से देख रहे हैं कि उत्तल लेंस में प्रकाश की समानांतर रेखा हमेशा फोकल पर ही गुजरती है, केंद्रित होती है।
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, मायोपिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो पहले हम जान लेते हैं कि मायोपिया में होता क्या है। तो मायोपिया में होता क्या है कि किसी वस्तु का रिफ्लेक्शन जब हमारी आंखों में जाता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले बन जाता है। मायोपिया में यही प्रॉब्लम होता है, यानी उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई देती है। इस कमी को पूरा किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस क्या करता है कि उस वस्तु से आ रहे परावर्तित प्रकाश को ये आवर्धित कर देता है, जिस कारण फोकल बिंदु यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर ही जाकर बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच क्या संबंध है? कोई m द्रव्यमान का वस्तु v वेग से गति करता है तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² और संवेग होगा mv। तो काइनेटिक ऊर्जा को m से गुना करके और m से भागा करने पर m² v² बटे 2m आता है, जो संवेग का स्क्वायर है, इसलिए p² बटे 2m राइट आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, काइनेटिक ऊर्जा बराबर p² बटे 2m। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को दर्शाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर एलईडी लाइट से इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट दिया जा रहा है, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आप चलते हुए, दूरी गमन करते हुए देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चालकत्व का एसआई मात्रक क्या है? यानी कंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? कंडक्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। अगला प्रश्न है, द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज। मानव आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जैसा आप देख रहे हैं कि मानव आंख के आगे एक लड़की खड़ी है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक लेकिन उल्टा बन रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रियल एवं इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टा। मानव आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, इन तरंगों को निर्वात के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है। दिस वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू द वैक्यूम। यानी इनमें से किस चीज को निर्वात के थ्रू ट्रांसमिट नहीं किया जाता है? तो निर्वात में तो लाइट चलती है, उष्मा भी चलती है, विद्युत चुम्बकीय मैग्नेटिक फ्लक्स भी चलती है, लेकिन साउंड वेव को एक माध्यम की जरूरत होती है। साउंड वेव वैक्यूम के अंदर नहीं चल सकती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।